नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गौमूत्र को 2 पेटेंट्स दिए हैं। ये पेटेंट्स दिए हैं बायो इन्हेंसर के तौर पर और साथ ही एंटी फंगल और एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर। मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौमूत्र को किसी चीज़ का इलाज बताते हैं तो आप रूढ़िवादी हो जाते हैं और गौमूत्र के मजाक बनाने से आप सो कॉल्ड कूल कहलाते हैं। अब जितने सबूत मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साबित हो चुका है कि अयोध्या में उस जगह पे राम मंदिर था, मगर उसके बावजूद सालों तक जो कोई भी राम मंदिर की वकालत करता था उसे अनुकूल माना जाता था। या तो उस जगह पे मस्जिद बनाने की वकालत करना, या तो फिर वहां पे आप हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, ऐसा कहने वाले सो कॉल्ड कूल कहलाते थे। आप आज राम सेतु की बात ले लीजिए। तमाम आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और जो भी अनुसंधात्मक डेटा है वो ये साबित कर चुका है कि राम सेतु कितना पुराना है, कब बना है, उसके क्या महत्व हैं। मगर उसके बावजूद आज अगर आप राम सेतु की वकालत करें, आप राम सेतु के राम के होने का प्रमाण बताएं, तो आपको अनुकूल माना जाता है। क्यों? आखिर वो कौन सी बात हमारे दिमाग में इतने गहरे तक बैठ गई है कि आज भी हिंदू संस्कृति की बात करना पिछड़ा कहलाता है और एंटी हिंदू होना कूल हो गया है। एंटी हिंदू होने से आप प्रोग्रेसिव कहे जाते हैं। समाज में आपकी क्या लोग आपको सो कॉल्ड रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। हम बात करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ कि जिस देश की बहुसंख्यक आबादी लगभग 80% आबादी हिंदू है, उस देश में हिंदू होना अनुकूल कैसे हो गया, हिंदुओं की बात करना रूढ़िवादी कैसे हो गया और हिंदू विरोधी होना कूल कैसे कहलाने लगा। विश्व बुक नाम से एक पब्लिशिंग हाउस है, उस पब्लिशिंग हाउस ने कुछ किताबें पब्लिश की हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन किताबों के नाम सुनें। विश्व बुक की किताबें हैं धर्म एक धोखा, धर्म का शाप, धार्मिक कर्मकांड, पंडों का चक्रव्यूह, द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, द सागा ऑफ डिफीट्स, तुलसीदास, द मिसगाइडर ऑफ हिंदू सोसाइटी, क्या हम हिंदुओं में नैतिकता है। ये कुछ किताबों के नाम मैंने आपके, ऐसी और दर्जनों किताबें हैं जो किताबें पूरी तरीके से हिंदू धर्म को क्या इस तरीके से दिखाती है कि इससे बुरा कुछ नहीं है। भारत के बहुसंख्यक आबादी के ऊपर ऐसे आरोप लगाती है जो आरोप कहीं से सत्य नहीं है। ये अपने आर्टिकल्स में हिंदू समाज को महिला विरोधी बताती है, स्त्री विरोधी बताती है। और मज़े की बात देखिए कि कुछ सालों पहले एक महिला रिपोर्टर ने विश्व बुक्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली प्रेस के ऊपर ये केस किया था कि वो अपने मैगजीन्स में महिलाओं को कभी नहीं दिखाते। 5 साल के पब्लिकेशन में कारवान मैगजीन के कवर पे एक भी महिला की फोटो नहीं। जिनके मस्तिष्क में स्त्री विरोध इस कदर बसा है, वो भी हिंदू धर्म को स्त्री विरोधी दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र सिर्फ इन किताबों तक सीमित नहीं है। ये षड्यंत्र कहीं गहरे तक धंसा है। ये षड्यंत्र हम सबकी घरों में, हम सबकी अलमारियों में पहुंचा है और ये पहुंचा खुद से नहीं है, हम शौक से खरीद कर लाए हैं। इस षड्यंत्र को हम खुद अपने घर की अलमारी तक लेकर आए हैं। आप कहेंगे कि धर्म की आलोचना में परेशानी क्या है? अगर आपके विचार सही हैं तो आलोचनाओं से आपको डरना नहीं चाहिए। और ये बात सच भी है कि आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो आलोचनाएं तर्कसंगत हैं? क्या वो आलोचनाओं का कोई आधार है? और आधार होने के बाद भी आप जो लोग ये बात करेंगे वो क्या रंगीला रसूल की बात समझेंगे? सन 1927 में एक किताब पब्लिश की गई, किताब थी रंगीला रसूल। किताब क्यों छापी गई थी? क्योंकि उससे पहले एक पैम्फलेट छाप के सीता माता पे अभद्र आरोप लगाए गए थे। उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई थी जो मैं इस वीडियो में कहना भी नहीं चाहता। उसके जवाब में 1927 में एक पब्लिशर ने किताब छापी रंगीला रसूल। जब उस किताब मार्केट में आई, उसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए, कई लोगों को मारा गया। और जब
कोर्ट में पेशी हो रही थी, कोर्ट में। तो कोर्ट में इल्मुद्दीन ने चाकुओं से गोद कर पब्लिशर की हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि एक किताब में उन्होंने कुछ तथ्य रखे थे, सवाल नहीं उठाए थे, अनर्गल टिप्पणियां नहीं की थी, कुछ तथ्य रखे थे, मगर तथ्य रखने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। और पता है उस इल्मुद्दीन के जनाजे में कौन पहुंचा था? मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा वाले इकबाल। इस तरीके से धर्म के टिप्पणी करने वालों की ये दुर्गति की गई, इस तरीके से उनसे बदला लिया गया। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म पे रोज ऐसी किताबें छापी जा रही हैं, रोज इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, मगर कहने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा सालों से हमारे दिमाग में भरा गया है। हमें बार बार कूद कूद के बताया गया है कि तुम पिछड़े हो, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम गवार हो, सारे अंधविश्वास तुम्हारे हैं। एक इंफीरियोरिटी फीलिंग हिंदुओं के अंदर भरी गई है। खंडवा में ज्यादा दिन भी नहीं बीते, मध्य प्रदेश के खंडवा में राजेश माली की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। ज्यादा दिन भी नहीं बीते, 31 मई को उनकी मौत हुई है। मगर आपको इस बारे में पता भी नहीं होगा, कईयों को नहीं पता होगा। उन्हें मारा गया, क्यों मारा गया? क्योंकि खंडवा के कुछ लोगों ने सीता माता के बारे में फेसबुक पर अश्लील टिप्पणियां की थी और उन्होंने उन टिप्पणियों को पुलिस पे रिपोर्ट किया था, पुलिस के पास दर्ज करवाया था। इसके बदले में उनके घर पे घुस के उनकी हत्या कर दी। ये इंटॉलरेंस है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी इतने इंटॉलरेंट हो जाइए कि आप पे भी कोई टिप्पणी करे तो आप हिंसक हो जाइए, किसी को मार दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन कम से कम जब कोई आपकी धर्म पर टिप्पणी करे, जब कोई आपके विश्वासों पर टिप्पणी करे, तो उसका विरोध तो कीजिए, अपना विरोध तो दर्ज करवाइए। ये तो कहिए कि हमें इससे आपत्ति है, हमारे बारे में ऐसा लिखा जाना नहीं चाहिए। आइए जरी गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बचपन से विचार, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में भरा गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा आपकी घर की अलमारियों तक पहुंच गया है और आप इसे खुद खरीद कर लाएं। विश्व बुक्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है दिल्ली प्रेस। दिल्ली प्रेस भारत की सबसे बड़ी मैगजीन पब्लिशर, भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मैगजीन्स की पब्लिशर। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। 1940 में सबसे पहला मैगजीन जो इनका बाजार में आया था वो था द कारवान मैगजीन। और ये मैगजीन जिस समय आया उस समय सोवियत रूस भारत में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप अगर मित्रोखिन आर्काइव पढ़ेंगे तो मित्रोखिन आर्काइव में बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस तरह भारतीय मीडिया में, भारतीय मैगजीन्स में लाखों लेख छपवाए गए ताकि कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। और उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली प्रेस की स्थापना की गई थी। द कारवान अपने शुरुआती समय से, स्थापना के तुरंत बाद से ही एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में आगे रहा। उसने यही किया और आज इस मैगजीन की 10 भाषाओं में करीब, इस पब्लिशिंग हाउस की 10 भाषाओं में करीब 33 मैगजीन्स छपती हैं। और ये मैगजीन्स कौन सी हैं? ये वो मैगजीन्स हैं जो हम सबके घरों में पढ़ती हैं। सरिता, चंपक, सरस्वती, गृह शोभा, ये मैगजीन्स हैं। ये ऐसी मैगजीन्स हैं जो आपको डेली टिप्स देती हैं। कहने को बच्चों को इसको पढ़ के मजा आता है, मगर इन कहानियों में प्रोपेगेंडा को इस तरीके से बुना गया है, इन कहानियों के अंदर इस तरीके से जहर भरा गया है। अफीम की खेती है, कहानियों के माध्यम से धर्म विरोधी अफीम आपके घरों तक पहुंचाया गया है। सरिता की आप वेबसाइट्स पर जाइए, समाज के सेक्शन में जाइए, कुछ लेख जो उसमें डले हैं उनका मैं आपको बताता हूँ। वो लेख हैं, उनके टाइटल्स हैं कि अमेरिका से लेकर भारत तक में धर्म का मकड़जाल, जमातियों पर हल्ला भगवा गैंग की साजिश, पंडितों के धंधे की खुल गई पोल,
कोरोना काल में टूट गई सदियों से ढोई जा रही कई परंपराएं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके सिर्फ हेडलाइन में आपको बता रहा हूं। आप एक बार इनके वेबसाइट पर जाकर देखिए कि ये किस तरीके से कितने आप एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर देखिए कि ये आलेख किस तरीके से तर्कहीन और तथ्यहीन है पूरी तरीके से, मगर फिर भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से इस तरीके से बात को रखा जाता है कि पढ़ने वाले को एक बार लगे कि सच्चाई यही है। और खास करके तब जब पढ़ने वाला कौन है, इन मैगजीन्स का टारगेट ग्रुप कौन है। चंपक कौन पढ़ता है? चंपक बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें हम जानबूझकर नहीं बताना चाहते। हम उन्हें नहीं बताना चाहते कि समाज में क्या क्या बुरा हो रहा है, हम उन चीज़ों से बचा के रखना चाहते हैं। मगर चंपक के माध्यम से दिल्ली प्रेस उन तक प्रोपेगेंडा पहुंचाता है। कहानियों के माध्यम से उनके मन में ये बात भरी जाती है, सरकार विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी, धर्म विरोधी बातें उनके दिमाग में भरी जाती है। उनको ऐसा बताया जाता है कि धर्म की बात करना तो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, राम तो कभी थे ही नहीं, पूजा पाठ तो प्रपंच है, ढोंग है, ढकोसला है। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कहानियों के माध्यम से भरी जाती है। धारा 370 हटने के बाद चंपक ने इस पर एक विशेष एडिशन निकाला था और उस एडिशन में इस तरीके से कहानियों के माध्यम से पोर्ट्रे किया गया कि 370 हटाकर सबसे बड़ा गुनाह किया गया है। 370 हटाने के बाद कश्मीर के बच्चे परेशान हैं, कश्मीर के लोगों को खाने पीने की भी चीज़ें नहीं मिल पा रही, लोग मर रहे हैं भूख से। इस तरीके का पोर्ट्रेयल किया गया, लेकिन कहानियों में वास्तविकता नहीं बताई गई। कहानियों में ये नहीं बताया गया कि किस तरह से वहाँ पे आतंकवाद फैला, किस तरीके से वहाँ पे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म फैला। उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई, मगर कश्मीरियों को बेचारे के तौर पर दिखाया गया। इस तरीके से दिखाया गया कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके मन में हमेशा इन एक्सट्रीमिस्ट को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। और इस तरह का प्रोपेगेंडा आज से नहीं चल रहा, 1940 से लगातार चल रहा है। विश्वनाथ पारसनाथ। दिल्ली प्रेस की स्थापना मिस्टर विश्वनाथ ने की थी और आज उनके बेटे पारसनाथ दिल्ली प्रेस के पब्लिशर हैं और 30 मैगजीन्स के एडिटर इन चीफ हैं। 30 मैगजीन्स, और ये 30 मैगजीन्स भी एक जोनर की मैगजीन्स नहीं है, ये अलग अलग मैगजीन्स हैं। ग्रीस शोभा जैसी मैगजीन है, सरस सलीम जैसी मैगजीन है, चंपक जैसी मैगजीन्स हैं। इन सब के एडिटर एक हैं। एडिटर क्या कर रहे हैं? क्या वो कंटेंट देख रहे हैं? क्या एक ही एडिटर ग्रीस शोभा, सरिता, सलस सलील और चंपक सभी के कंटेंट पर नजर रख रहा है? नहीं, वो कंटेंट पे नजर नहीं रख रहे हैं, वो नैरेटिव पे नजर रख रहे हैं, वो एजेंडा पे नजर रख रहे हैं, वो इस चीज़ पे नजर रख रहे हैं कि वो जो मैसेज फ्लोट करना चाहते हैं, जो थ्योरी फ्लोट करना चाहते हैं, वो थ्योरी समाज के बीच में जस का तस पहुंच रहा है कि नहीं, ये ट्रैक कर रहे हैं। 1989 में 1988 में बंद हो गया था द कारवान मैगजीन, बंद कर दी गई थी। क्यों बंद कर दी गई थी? क्योंकि उस समय सोवियत रूस कमज़ोर हो रहा था, उनकी ताकत कमज़ोर हो रही थी और फंडिंग की दिक्कत आ रही थी। 1988 में मैगजीन बंद हुआ और 1989 में उसके अगले साल ही सोवियत रूस का भी बंद हो गया, सोवियत रूस भी ख़त्म हो गया। मगर उसके बाद इनकी पीढ़ी के तीसरे, नाम है उनका अनंतनाथ। अनंतनाथ ने 2009 में कारवान मैगजीन को दोबारा शुरू किया, डिजिटल मार्केट पर फोकस करके शुरू किया और आते के साथ ये अपने पुराने रंग में वापस आ गए। आपको याद होगा पुलवामा का हमला, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और जब सैनिक शहीद हुए थे, जब पूरा देश रो रहा था, पूरा देश सदमे में था, गम में था, उस समय यही कारवान मैगजीन शहीदों की जात ढूंढ रही थी, शहीदों की जात पूछ रही थी। ये हल्ला मचा रही थी कि मरने वालों में दलित कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, ओबीसी एसटी कितने हैं। सोचिए किस तरीके से दिल्ली प्रेस अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस की मदद से ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये चीज़ें आपके दिमाग में भरी जा रही हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रोपेगेंडा के टारगेट हैं।
बगल में एक ही पन्ने के आधे में ये लिखा होता है कि अच्छे से लिपस्टिक कैसे लगाएं, और उसी के आधे में प्रोपेगेंडा भरा जाता है। आप उस प्रोपेगेंडा को पढ़ने से पहले सोचते भी हैं, आप उसको पढ़ लेते हैं, निकल जाता है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा बैठा रह जाता है, वो मैसेज बैठा रह जाता है। और इसी का कारण है बचपन से कंडीशनिंग की जा रही है, चंपक से कंडीशनिंग की जा रही है आपकी। और इस कंडीशनिंग के कारण आज युवाओं को हिंदुत्व के बारे में, भारत के बारे में कुछ खराब बोलना, उसको नीचा दिखाना कूल लगता है। एक बार सोच कर देखिए, पर्दा किसकी आंखों में है? पर्दा उसकी आंखों में है जो आज अपने समाज और संस्कृति की तारीफ कर रहा है, या पर्दा उसके आंखों में है जो इन पब्लिशिंग हाउसेस के चक्कर में आके, इनके नैरेटिव के चक्कर में आके आज तक वास्तविकता नहीं देख रहा है। वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। सच की बात कौन कर रहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का पहला काम ही यही है कि आपको ये भरोसा दिला देती है कि आपके पिता बेवकूफ़ हैं, आपके दादा पिछड़े हैं। यही काम वामपंथी प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, और आपको इस प्रोपेगेंडा को पहचानने की ज़रूरत है। आपको मुखर होकर इस प्रोपेगेंडा का विरोध करने की ज़रूरत है, अपनी असहमति दर्ज कराने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये वास्तविकता नहीं है। ये बोलने की ज़रूरत है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अगर आप इन छोटे छोटे तरीकों को नहीं पहचानते हैं, अगर आप इन छोटी बातों पे विरोध दर्ज नहीं करवाते हैं, तो फिर कल जब किसी साधु की लिंचिंग कर दी जाए, खंडवा में किसी और राजेश माली की हत्या कर दी जाए, या फिर कुछ लोग पोस्टर्स पे फक हिंदुत्व लिख के खड़े हो जाएं, उस समय भी आपको विरोध करने का अधिकार है। क्योंकि जब तक आप इन छोटी चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप इन छोटी चीज़ों को नहीं बदलेंगे, तब तक इन बड़ी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। तब तक इस कंडीशनिंग को आप नहीं रोकेंगे, तब तक आप इसके रिजल्ट को नहीं रोक सकते। जब तक आप चंपक और गृह शोभा में छुपे इस प्रोपेगेंडा को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आप दिल्ली की सड़कों में आज़ादी का नारा लगाने वाले के प्रोपेगेंडा को भी पहचान नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।